हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत हम विकारी पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों का पद परिचय आपको इससे पहली वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं। आज हम अविकारी पद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात, इन सब का पद परिचय हम आज स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ उसे शेयर अवश्य ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पार्ट 2 पद परिचय का क्रिया विशेषण से शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय जब हम करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या बताना होता है। जैसे कि विकारी पदों में आपने देखा था कि उसमें आपके अनेक पॉइंट्स होते हैं कि 4-5 पॉइंट्स उसमें होते हैं, जबकि अविकारी पदों का परिचय जब हम करते हैं ये उसकी अपेक्षा सरल है, क्योंकि इसमें हमें बहुत कम पॉइंट्स या बहुत कम बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। तो क्रिया विशेषण में हमें क्रिया विशेषण का भेद बताना है कि क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। तो उनमें कौन सा भेद है वो भेद आपको बताना है और जिस क्रिया की वह विशेषता बता रहा है उसका उल्लेख करना है कि जिस भी क्रिया की विशेषता वो क्रिया विशेषण पद बता रहा है हमें उसको बताना है। अब उदाहरण है आपका, बीमारी के बाद वह कम खाती है। अब आप देखिए, रेखांकित पद आपका कम है। कम का मतलब है कि कम क्वांटिटी में, कम अनुपात में। अब खाती है आपकी क्रिया है, तो कम आपका क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक मात्रा हो गई कि अधिक या कम, एक मात्रा का बोध करा रहा है, तो इसलिए यह हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। खाती है क्रिया के परिमाण का सूचक, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि खाती है क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। दोनों रूपों में हम लिख सकते हैं, तो केवल ये 2 चीजें ही आपको बतानी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक आपका विशेषण में भी आता है और क्रिया विशेषण में भी आता है, लेकिन परिमाणवाचक जब विशेषण में आता है तो वो नाप तोल होता है आपका, किसी मीटर से नापना, लीटर से नापना, तराजू से तोलना, ठीक है, या गज के रूप में, कुंटल के रूप में करना होता है। लेकिन क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता को कि कितने अनुपात में अधिक परिश्रम जैसे करना है या कम खाना, अधिक काम करना, उस सेंस में आपका परिमाणवाचक आता है। किसी चीज से कोई नाप तोल इसमें नहीं की जाती है। सेकंड है आपका, उसने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। अब ध्यान पूर्वक पद का आपको परिचय देना है। ध्यान पूर्वक आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं ना कि मैनर, कार्य करने का तरीका, कि किस तरीके से, किस ढंग से क्रिया को किया जा रहा है, तो वो हमेशा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। और सुनना क्रिया का विशेषण है, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनी, सुनना हमारा क्रिया है, तो सुनी जो क्रिया है इसकी विशेषता को ये बता रहा है। थर्ड है, आप शांति पूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आती हूं। अब भीतर और अभी, इन 2 पदों का आपको परिचय देना है। भीतर से है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि भीतर शब्द को सुनकर ये बाहर है, भीतर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, इन सब से हमारा स्थान का बोध होता है। तो स्थान का जब हमारा इससे बोध हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब भीतर बैठिए, अब इस बैठिए क्रिया का विशेषण है, बैठिए क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये आपका क्रिया का उल्लेख हो गया है। सेकंड है अभी। अभी का मतलब अभी आती हूं, अभी से आपका समय का बोध हो रहा है,
काल का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये आपका होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और आती हूं क्रिया का विशेषण, या आप ये भी लिख सकते हो आती हूं क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। और होने को आपका इसमें शांतिपूर्वक भी हो सकता था। अब शांतिपूर्वक आपका कौन सा होता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता। जैसे ध्यानपूर्वक था ऐसे ही शांतिपूर्वक है, काम को करने का तरीका है शांतिपूर्वक, तो ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। फोर्थ है दौड़कर जाओ और दवाई ले आओ। अब इसमें दौड़कर का आपको पद परिचय करना है। अब दौड़कर शब्द देखकर आप सोचोगे कि ये तो हमारा क्रिया है, क्योंकि कल मैंने इसी टाइप का आपको कि पढ़कर सो गया, पढ़कर शब्द है, ठीक है, या कार्य करके सो गया, या खेल कर खाना खाया, तो इस तरह से खेल कर है, सोकर है, पढ़कर है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया में आती हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। लेकिन अब यहाँ पर दौड़कर ये जाओ क्रिया से पहले आया है, यहाँ पर दौड़ने की प्रक्रिया नहीं हुई है, कार्य नहीं हुआ है। जैसे उसमें था कि पढ़कर सो गया, यानी पढ़ने की क्रिया हुई है, उसके बाद वो सोया है। लेकिन यहाँ अगर दौड़कर शब्द है तो दौड़ने की कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि दौड़कर जाओ, तेजी से जाओ, इसका एक सेंस हमारा निकल रहा है, तेजी से जाओ और दवाई ले आओ। तो यहाँ पर दौड़कर शब्द हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगा, क्योंकि आपका जाओ क्रिया से पहले कार्य करने के तरीके के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और जाओ क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि कालवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे प्रतिदिन है, नित्य है, सुबह है, शाम है, रात है, इस तरह के शब्द आपके आ जाएंगे। इस स्थान में भी आपके ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, इस तरह के आपके शब्द आ जाएंगे। तो इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, जो कि हम आपको क्रिया विशेषण का जब हमने एक पूरा वीडियो आपका बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर जब देखेंगे तो जितने भी व्याकरणिक आपकी इकाइयां हैं, संज्ञा, सर्वनाम से लेकर निपात तक, सबके अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। और वहां मैंने विस्तार से आपको समझाया हुआ है कि किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्ले लिस्ट पर जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक यानी कि इंग्लिश में जिन्हें आप कहते हैं कंजक्शंस। तो पद का नाम, भेद। पद का नाम क्या मतलब है कि ये समुच्चय बोधक है, कि जो रेखांकित आपका पद है हमें उसे पहचान कर ये बताना है कि ये क्या चीज है। तो पद का नाम आपका है जैसे समुच्चय बोधक, भेद। अब समुच्चय बोधक अव्यय भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समानाधिकरण और एक होते हैं व्यधिकरण। दो प्रकार के होते हैं। तो ये हमें भेद बताना है और तथा किन्हें जोड़ रहा है, किन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, हमें उसका उल्लेख भी उसमें करना है। एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, उसने आने के लिए कहा था लेकिन आया नहीं। अब लेकिन शब्द आपका जो है ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। और समानाधिकरण विरोध सूचक, क्योंकि विरोध करने का, उसने आने के लिए कहा था लेकिन आया नहीं। परंतु शब्द भी आपका हो सकता था, तो परंतु है, लेकिन है, तो ये शब्द क्या है, हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। आप चाहे जो ब्रैकेट में लिखा है इसे नहीं भी लिखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने समझाने के तौर पर जरूर लिख दिया है, या बाई द वे एग्जाम में आ जाए, वरना ये चीज आपकी नहीं आती है। केवल मात्र आपको समानाधिकरण और आपको जो दूसरा व्यधिकरण है उसको ही बताना है भी। अब दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य, क्योंकि एक वाक्य आपका हो गया उसने आने के लिए कहा था, दूसरा उपवाक्य हो गया लेकिन आया नहीं, तो इन दोनों वाक्यों को या इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। सेकंड है, ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आया हो। अब ऐसा लग रहा था एक उपवाक्य हो गया, मानो भूकंप आया हो ये दूसरा उपवाक्य हो गया।
तो ये भूकंप आया हो, ये मानो शब्द जो है इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया और व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। यहाँ आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, हालांकि समुच्चय बोधक के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि आपका जो समानाधिकरण है ये अधिकांश इसके अंतर्गत आपका और, या, तथा, अन्यथा, किंतु इस तरह के शब्द आपके समानाधिकरण में आते हैं। और व्यधिकरण के अंतर्गत आपके दो उपवाक्य ऐसे आते हैं, जैसे रचना की दृष्टि पर आपने मिश्रित वाक्य पढ़े थे, मिश्र वाक्य जैसे होते हैं आपके, उस तरह के वाक्य आपके व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो गया, मानो से जुड़ रहा है तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। धीरे बोलो ताकि कोई सुन ना ले। अब धीरे बोलो एक उपवाक्य है, कोई सुन ना ले ये दूसरा उपवाक्य है। तो ताकि समुच्चय बोधक अव्यय है और ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, एक उद्देश्य के रूप में कि ताकि कोई सुन ना ले, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो बस इतनी सी बात आप ये ध्यान रखिए कि है, मानो है, ताकि है, इस तरह के शब्द जो है, क्योंकि है, इस तरह के जो शब्द है हमारे वो व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं, और, या, तथा, अन्यथा इस तरह के शब्द हमारे समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। मनीष और मिताली आस्था के घर गए परंतु वह घर पर नहीं थी। अब यहाँ पर आप देखिए, और समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, समानाधिकरण संयोजक हो गया, क्योंकि क्या है ये दो शब्दों को, मनीष और मिताली दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, क्योंकि दो पदों के बीच में भी तो आता है कि यथा तथा भी आ सकता है, कि मोहन तथा गीता, कोई भी शब्द आ सकता है। तो दो पदों को जोड़ने का ये कार्य कर रहा है, और आपका समानाधिकरण संयोजक है। संयोजक का मतलब है जोड़ने वाला। परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण ये विरोध सूचक है, ये दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये परस्पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये आपका समानाधिकरण के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक पद परिचय। संबंध बोधक का पद परिचय आपको करना है। संबंध बोधक को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रपोजिशंस। जो आपके इंग्लिश में प्रपोजिशंस होते हैं वो हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके अलग से कोई भेद नहीं होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक के भेद होते हैं या अन्य व्याकरणिक इकाइयों के भेद होते हैं, इनका कोई भेद नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा सरल है, केवल आपको पद का नाम बताना है पहचान कर, जो भी रेखांकित पद है कि ये संबंध बोधक पद है आपका, या वह किस संज्ञा और सर्वनाम से जुड़ा है उसका आपको उल्लेख करना है। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, रमेश पिताजी के साथ जाने वाला है। अब के साथ, अब आप देखेंगे कि इंग्लिश में कभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। तो ट्रांसलेट में आपका आ जाएगा विद आपका प्रपोजिशन है के साथ, तो इसलिए आपका के साथ आपको केवल लिखना है संबंध बोधक अव्यय, रमेश और पिताजी के बीच के संबंध को बताने वाला। भाई रमेश किसके साथ जा रहा है? पिताजी के, तो रमेश और पिताजी के बीच में ही संबंध हुआ, तो इसलिए रमेश और पिताजी के बीच के संबंध को बताने वाला है। सेकंड है, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। के बिना आपका क्या हो गया? विदाउट आपका प्रपोजिशन है, तो के बिना आपका संबंध बोधक अव्यय है, केवल पद का नाम, क्योंकि आपका तो एग्जाम में केवल इतना दिया होगा, आपको तो खुद पहचानना है कि ये क्या चीज है, हमारा समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, ये आपको स्वयं पहचानना है। तो इसलिए लिखा गया है कि पद का नाम बताइए, संबंध बोधक अव्यय हो गया। परिश्रम और धन के बीच के संबंध को बताने वाला, क्योंकि परिश्रम और धन के बीच में संबंध होता है। मनुष्य जितना परिश्रम करेगा उतना ही धन अर्जित करेगा। कायर बनकर बैठा रहेगा, आलसी बनकर बैठा रहेगा तो कुछ भी धन अर्जित नहीं करेगा। तो परिश्रम पर ही हमारा निर्भर करता है कि हम धन अर्जित करते हैं। तो परिश्रम और धन के बीच के संबंध को बता रहा है। थर्ड है, भूस्खलन के कारण वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब जैसे आपका होता है रीजन किसी भी चीज का, ड्यू टू आपका हो जाता है, तो के कारण संबंध बोधक अव्यय,
भूस्खलन और जनजीवन के बीच के संबंध को बता रहा है। भाई जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया, भूस्खलन के कारण हो गया, तो उन दोनों के बीच के संबंध को बताया गया है। वह बगीचे के सामने बैठी है, के सामने का मतलब आपका हो गया इन फ्रंट ऑफ, प्रपोजिशन आपका हो गया, तो संबंध बोधक अव्यय वह और बगीचे के बीच के संबंध को इसमें बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे घर के पीछे पार्क है, ठीक है, या मेरे घर के सामने स्कूल है, तो के सामने है, के पीछे है, के बाहर है। अब इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए केवल हम ये कहते हैं कि वह घर के भीतर बैठी है, तो के भीतर अगर आपका कोई भी के, का, की इस तरह का शब्द आपका भीतर बाहर के साथ लग जाता है, पीछे के लग जाता है, तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। वह भीतर बैठी है तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस छोटी बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी आते हैं और आपके संबंध बोधक अव्यय में भी आते हैं। लेकिन बस छोटी सी ट्रिक ये याद रखिए कि संबंध बोधक अव्यय में पीछे, बाहर, भीतर के साथ में का, के, की भी आपका लगा हुआ होगा, जो कि संबंध वाचक का एक चिन्ह है, आपका परसर्ग है उसका, तभी वो आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक का पद परिचय। इसमें भी आपको पद का नाम बताना है और मनोभाव को बताना है कि इसमें किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे वह कितना सुंदर स्वेटर है, ये तो सबसे सरल है आपको पहचानना। क्यों? क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी आपका प्रयोग किया हुआ होता है और शब्द भी आपके इसी तरह के होते हैं। तो वह आपका विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। हर्ष सूचक, हर्ष माने खुशी का भाव। अब इसके स्थान पर, हर्ष के स्थान पर प्रसन्नता भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है कि खुशी का भाव प्रकट करने वाला, प्रसन्नता का भाव प्रकट करने वाला, हर्ष का भाव प्रकट करने वाला कोई भी आपका हो सकता है शब्द इसमें। उफ कितनी गर्मी है, उफ विस्मयादि बोधक अव्यय है। पीड़ा सूचक, पीड़ा की सूचना देने वाला, दुख की सूचना देने वाला, कष्ट, पीड़ा हो सकता है, कष्ट हो सकता है, कष्ट का भाव प्रकट करने वाला। क्यों? क्योंकि उफ हम तभी करते हैं जब बहुत बड़ी परेशानी हमारे ऊपर आती है, तो उफ हमेशा आपके कष्ट या पीड़ा की सूचना देने वाला होता है। छी कितनी गंदगी है। अब छी शब्द से कि कहीं हम कोई खराब दृश्य देखते हैं, कहीं बहुत अधिक बदबू आ रही है, इस तरह की गंदगी फैली हुई है चारों तरफ से, कोई मतलब ऐसी दुर्घटना घटित हुई है आपकी आंखों के सामने की जो आपसे देखी नहीं जाती है, तो इस तरह से छी शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है और घृणा सूचक, घृणा के भाव को प्रकट करने वाला है। अरे आप यहाँ भी आ गए। अब अरे से ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। आश्चर्य का भाव, ये हमें किसी की कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन अचानक से कोई हमारे सामने आ जाए तो हमारे मुंह से एकदम यही निकलता, अरे आप भी आ गए, अरे आप आ गए। तो इस तरह से आश्चर्य का भाव जब निकलता है तब वहां पर अरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से अहा है, वहा है, इस तरह के जो शब्द हैं, लेकिन बस इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका उसके आगे लगा हुआ होगा। निपात, निपात का पद परिचय में भेद तथा जिस पर बल दे रहा है उसका उल्लेख। भेद का मतलब हो गया निपात, कि आपको जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित पद है उसको पहचानना है कि ये निपात है और किस पर बल दे रहा है। मान लीजिए मीरा तक मेरी बात नहीं मानती। अब तक आपका इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग आपका इसका नहीं होता है, केवल मात्र ये किसी शब्द पर विशेष जोर देने के लिए, बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मीरा आपका संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द पर जोर देने के लिए, विशेष बल देने के लिए तक का प्रयोग किया गया है, तो तक आपका निपात हो गया और मीरा संज्ञा पर बल देने वाला है। वह मुझे जानता भर है, अब भर निपात हो गया। अब जानता क्रिया पर बल दे रहा है, ये जरूरी नहीं है कि केवल संज्ञा पर दे, संज्ञा, सर्वनाम, ये आपका क्रिया किसी पर भी बल देने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जानता क्रिया पर बल दे रहा है। मुझे भी आम खाना है, भी मुझे सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द पर विशेष बल देने वाला हो गया।
यह उपहार उसे ही देना। अब उसे निपात है और ये उसे शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम शब्द पर विशेष बल देने वाला हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इन शब्दों का कोई अर्थ या कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके जो अविकारी ये पांचों पद हैं, ये सबसे ज्यादा सरल हैं, इनका आसानी से आप समाधान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता सबसे ज्यादा यह होती है कि आपका एमसीक्यू में पेपर में आता है। अब एमसीक्यू में आपके हर ऑप्शन लगभग लगभग मिलता जुलता होता है, उसमें आप कैसे पहचान करेंगे, किन किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी तरह के प्रश्न आपके लिए बनाएंगे और उसी का हम समाधान करेंगे, ताकि छोटी छोटी बातें किस तरह से आपको ध्यान में रखनी है उसका आपको ज्ञान हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।